करगिल टुडे के फेस टू फेस टॉक में मैं सज्जाद करगिली एक दफ़ा फिर आप नाजरीन की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी शख्सियत, खित्ते लद्दाख की नामवर शख्सियत हमारे नज़दीक हैं, जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहे हैं और उसके बाद आप यूनियन टेरिटरी के रूह रवा भी थे एक ज़माने में, और आज यूनियन टेरिटरी का परचम लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, और जिन्हें करगिल में आमतौर पर जाना तो जाता है लेकिन सही मानों में शायद मुझे लगता है पहचाना नहीं जाता है। आज हम उन्हीं को आपने स्टूडियो में दावत दे चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इज्जतमाब काबिल एहतराम जनाब थोपस्तान सवांग साहब। जुले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने करगिल तशरीफ लाए और हमारे इस स्टूडियो में जहमत की आने की, और आप यहाँ तशरीफ लाए, जिसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोपस्तान साहब, आपको काले के नाम से भी जो है लोग जानते हैं, तो हम आपको काले के नाम से ही पुकारेंगे। काले, आप यूनियन टेरिटरी के रूह रवा रहे। यूनियन टेरिटरी की आपने जो है वो एक नज़रिया लद्दाख रीजन में दिया। पहले हम उस पर गुफ्तगू करेंगे कि यूनियन टेरिटरी का जो आपने एक नज़रिया पेश किया था, वो क्यों ज़रूरत था खित्ते लद्दाख में, और आपने उस नज़रिए की बुनियाद पे खित्ते लद्दाख को क्या मुकाम देने की कोशिश की, क्या देने की कोशिश की थी, आपने क्या क्या कोशिशें की थी, इस बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन का बताएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके ज़रिए मैं करगिल के आवाम से मुखातिब हो रहा हूँ। यूनियन टेरिटरी के बारे में काफ़ी शायद यहाँ पर राय कायम हुई है, कुछ सही कुछ गलत। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाना शायद एक एक्टिव पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे बेशक मेरी क़यादत में शुरू हुआ हो, लेकिन ये बहुत पहले से लोगों के मन में था, और इसके बारे में किसी न किसी रूप में, चाहे वो नेफा टाइप एडमिनिस्ट्रेशन के मांग के तौर पे हो या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हो, जब कासिम साहब के ज़माने में एक एजिटेशन तब भी लेह में चला था, मीर कासिम, तो लोगों ने मीर कासिम के ज़माने में, तो ये जो मांग है लद्दाख के लोगों के मन में हमेशा रहा, और वो इसलिए रहा कि ये महसूस किया गया कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहते हुए, क्योंकि लद्दाख की आबादी बहुत कम है, और आजकल के ज़माने में जैसा कि आपको मालूम है जमहूरियत का जो सिलसिला है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें गिनती जो है बहुत महत्व रखती है। आपके पास नंबर्स हो, आपके पास कितने एमएलए है, आपके पास कितने एमपी है, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है और उस पर अमल होता है। यानी यहाँ बंदूक को तोला नहीं करते, गिना करते हैं। जी हाँ जी। तो इसीलिए क्योंकि हमारी संख्या कम है, लेह करगिल दोनों की मिला के शायद जो 2001 में सेंसस हुआ था तकरीबन 3 लाख के आसपास की आबादी हमारी बताई गई है जे के सेंसस ने जो किया। तो कम आबादी होने की वजह से ये महसूस किया गया। और दूसरी बात जो अहम बात है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के 3 खित्ते हैं, जम्मू है, कश्मीर है और लद्दाख का खित्ता है। ये तीनों रीजन जो है इतना अलग है हर लिहाज से, चाहे एथनिकली देख लीजिए आप, बिल्कुल अलग है तीनों रीजन, कल्चरली देख लीजिए आप, देख लीजिए जुबान के लिहाज से देख लीजिए, बिल्कुल अलग है। तो हमने ये देखा कि जमहूरियत का जो सिस्टम जो हमारे देश में यहाँ पर चला है, तो उसमें जिसके पास ज़्यादा नंबर होता है वो छा जाते हैं दूसरों पर। तो इसको बात को मद्देनजर रखते हुए शायद शुरू से ही लद्दाख के लोगों के मन में ये रहा, अगर हम जम्मू कश्मीर के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, नाइंसाफ़ी होगी, यानी हम किसी गिनती में नहीं रहेगा। तो उसके लेकर लोगों के मन में था। इसीलिए 1947-48 से ही लद्दाख के लोगों ने ये मांग सामने रखी थी। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि 1947-48 का, जब मैं इतिहास में की ज़रूरी है बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी मैं समझता हूँ, 1947-48 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना के रखने की बात हुई थी, जम्मू कश्मीर का मसला आपको मालूम है बहुत पेचीदा हो गया था।
यहाँ पर अलग अलग तरह के यहाँ पर तीनों खित्तों से मांग उठी थी, अलग आज़ादी की बात थी, स्टेट पाकिस्तान के साथ जाने की बात थी, जम्मू के महाराजा वो अपने राज्य को कायम रखना चाहता था, वो किसी तरह होना, तो इंडिया के साथ इलाक़ भी नहीं करना चाहते थे, पाकिस्तान के इलाके। तो उस वक्त भी लद्दाख के लोगों ने उसको मद्देनजर रखते हुए ये मांग की थी कि क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टेन है, हम उस अनसर्टेनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो जहाँ तक लद्दाख के लोगों का ताल्लुक है, हम ये फैसला करते हैं हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के जो जिस तरह की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी और जिस तरह की लीडरशिप की यहाँ पर एक थी, तो लद्दाख के लोगों ने उस वक्त ही फैसला कर दिया था कि हम डायरेक्टली सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये मांग तब से उठी है, बैकग्राउंड में मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि लोगों में ये रहे। हाँ, बेशक लेट 80s में जब मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, उस नाते से हम लोगों ने लेह में एक लोगों का क्या राय है, लद्दाख के लोगों का क्या राय है जानने के बारे में जानने की कोशिश की। तो हमने यही पाया कि लोग कश्मीर से के खुश नहीं थे। 60 साल हो चुके थे आज़ादी के बाद, कश्मीर का हिस्सा बनने के बाद, उसके बावजूद भी लद्दाख का जो सही मुकाम जम्मू कश्मीर के सियासत में होना चाहिए था, सिस्टम में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया था। और ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक जम्मू कश्मीर के आइन, जो कि जम्मू कश्मीर का अलग आइन है आर्टिकल 370 के रूप से, जो एनेक्सेशन ट्रीटी थे उसके रूप से, तो जब तक उसमें रिव्यू नहीं होता है तो लद्दाख को अपना हक नहीं हासिल होगा। लोगों की तरफ से मांग उठी थी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेशरफ्त हुई थी, गजेंद्र कक्कर कमीशन का तश्कील दी गई थी, सिकरी कमीशन बनी गई थी, उन सब में रीजनल जो इम्बैलेंस था और सरकार की तरफ से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तीनों रीजन में के दरमियान, तो वो सारा सामने आया था, उनको तस्लीम भी किया गया था और रिकमेंडेशंस हुई थी, लेकिन किसी पे अमल नहीं हुआ था। तो उसको देखते हुए लद्दाख के लोगों ने ये महसूस किया, हम लोगों ने ये महसूस किया कि शायद जम्मू कश्मीर में रहते हुए हमारा मुस्तक़बिल यहाँ पर हक नहीं मिल सकता जिसके हम मुस्तहक है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर से अलग होके एक अलग सिस्टम की मांग यूनियन टेरिटरी के रूप में हम लोगों ने काले, फिर आपने बाद में इसको एक तहरीक की शक्ल दी, एक मूवमेंट की शक्ल दी, जिसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के नाम से जाना जाता था, और फिर आपने उसमें इलेक्शंस भी लड़े हैं, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किए हैं। फिर अचानक से इस पूरे यूनियन टेरिटरी जो तहरीक को बीजेपी में जम करने की वजूहात क्या थी? देखिए, बहुत दुख की बात है, हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट को रखना चाहते थे। अब जैसा आपने ठीक कहा, इसको फॉर्मेशन के बाद, जबकि पूरे लेह में हुआ था, ये करगिल में नहीं हुआ, लेह में पूरा जितने भी सियासी जमात थी उस वक्त, उन्होंने अपने सियासी जमात से इस्तीफा देके उसको डिस्बैंड करके लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया था और 2 MLA लेह और नुब्रा का बिना कंटेस्ट के असेंबली में भेजा था। उसके बाद 2004 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, उसमें मैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट की तरफ से उम्मीदवार था पार्लियामेंट के लिए, और मुझे कामयाबी मिली थी, बहुत बड़ी मार्जिन से कामयाबी मिली थी। और उस वक्त भी मुझे करगिल के हर गांव से कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा वोट मिला था। तो ये एक बहुत बड़े जन आंदोलन के तौर पे लद्दाख में हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे में से ही कुछ साथी जो कि बड़े ओहदे पर पहुंचे, कैबिनेट मिनिस्टर बने, ये जो जोरा साहब की तरफ आपका इशारा है? जोरा साहब की तरफ से इशारा है। और क्योंकि लेह को कैबिनेट का दर्जा मिल, जब कोalition सरकार बनी, गुलाम नबी आजाद और मुफ्ती साहब की क़यादत में 3 साल पहले मुफ्ती साहब, उसके बाद 3 साल गुलाम नबी आजाद साहब आए थे, तो उस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा केस था। और शायद आपको ये मालूम होगा कि हिस्ट्री में पहली बार लद्दाख खित्ते से 2 कैबिनेट मिनिस्टर बने। जी, हाजी निसार साहब भी, क्योंकि लेह को देना था, इसलिए उन करगिल को भी ये बहुत बड़ा एक सियासी डेवलपमेंट में कहूँगा ये हुआ। ये सारा इसी मुहिम की वजह से, क्योंकि लोग एकजुट थे, लोगों में यूनिटी थी और ये बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म बना था, उसकी बिना पर हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं लोगों ने जो इस एजिटेशन की वजह से जिन्होंने ऊंचा ओहदा हासिल किया, उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को तोड़ के कांग्रेस को वहां रिवाइव किया और उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे इससे टूटते गए। तो हालत इतना नाजुक हो गया क्योंकि उसका पूरा फायदा लिया
कांग्रेस की एक कल्चर रही है, वो डिवाइड एंड रूल उसमें ये रखते हैं। बल्कि मैं तो ये यकीन रखते हैं। जी हाँ, यकीन रखते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत में जो भी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक था, लद्दाख में उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि डिवाइड एंड रूल की उसको चलते हुए हमें इकट्ठा ना होने दे और वो रूल करे। करगिल और लेह के बीच में दरार, लेह और करगिल के बीच में दरार पैदा करे, बौद्ध और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करे। तो इस हद तक ये वो प्लेटफॉर्म उसको रखते हुए इस मुहिम को आगे चलाना मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त फिर हम लोगों ने ये जायजा लिया कि अब इस मुहिम को आगे अगर चलाना हो तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि नेशनल लेवल का किसी पार्टी के साथ जुड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो काफ़ी बहस करने के बाद हम लोगों ने ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के हक में था, और इसी वजह से हम लोगों ने फिर भारतीय जनता लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नाजरीन बने रहिएगा करगिल टुडे के साथ। अभी हम फिर से एक दफा खैर मकदम है। आज हम हैं एक्स MP लद्दाख, एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, एक्स प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के रूह रवां, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम लद्दाख रीजन श्री थुपस्तान सिवांग साहब के साथ। कल आपने बहुत कूजे को जो है वो समंदर को कूजे में जो है वो तब्दील करके आपने बंद कर दिया। यूनियन टेरिटरी के बारे में पूरी तफसीलात आपने बताई। क्या वजह रही कि करगिल में यूनियन टेरिटरी का जो एजेंडा आपका था वो कामयाब ना हो पाया? उसके पीछे क्या वजूहात रही? क्या आपकी नाकामी रही? क्या करगिल लीडरशिप की नाकामी रही? क्या आप उस बात को यहाँ तक पहुँचाने में नाकाम रहे? कहाँ कमी रह गई? देखिए, मैं इसको नाकामी नहीं कहूँगा। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, जो 2004 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था उसमें मैं इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा था, और मुझे करगिल के हर गांव में तकरीबन जाने का मुझे मौका मिला। तो लोगों के सामने मैंने इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि इस मुद्दे को लेकर करगिल के लोगों के, आम लोगों के जो मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। करगिल के लीडरशिप के द्वारा इसको और रंग देने की कोशिश की गई। जैसा कि आपको याद होगा कि जब भी हम इसी यूटी का मुद्दा था, लेकिन काफ़ी तीव्र वहाँ पर जन आंदोलन हुआ था लेह में 89 में। उसको लेकर कांग्रेस की सरकार थी इस मरकज में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition सरकार थी जम्मू कश्मीर में। तो उस वक्त वो मजबूर हुए थे लद्दाख के लोगों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि यूनियन टेरिटरी को तो अभी हम इसको कंसीड नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल के लिए हम दार्जिलिंग हिल काउंसिल के मॉडल पर लद्दाख में एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल देने के हम उसके लिए हक में है, और एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो उसके बाद जब हम उसके बाद भी काफ़ी जिद्दोजहद करना पड़ा हमें। तकरीबन 5-6 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उस दौरान करगिल के लीडरशिप ने लद्दाख को हिल काउंसिल देने का भी काफ़ी विरोध किया था। वो सिर्फ करगिल को हिल काउंसिल देने के खिलाफ ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि लेह को भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह का भ्रम यहाँ पर फैलाया गया। लेह के मामले में मुदाखलत हुई। तो लेकिन जो हमारा जो एजिटेशन था इतना सख्त था, सरकार को झुकना पड़ा। हिल काउंसिल देना तय हुआ। करगिल के लोगों को हिल काउंसिल के बारे में जानकारी देने होम मिनिस्टर खुद यहाँ पर आए। ये फैसला हुआ कि लेह और करगिल के लिए अलग अलग हिल काउंसिल बनाया जाएगा। उसके बावजूद भी करगिल मुतमईन नहीं हुए। हमारा इलेक्शन हो गया, लेह करगिल वालों ने हिल काउंसिल नहीं अपनाया, और जब लेह में देखा ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है, वहाँ लोगों को फायदा हो रहा है, तो फिर उसके बाद जाके फिर करगिल वालों ने माना। उस वक्त ये कहा गया था अगर ऑटोनोमस हिल काउंसिल बनता है, लेह वाले डोमिनेट करेंगे, करगिल के अफेयर्स में लेह का ये डोमिनेशन होगा, और इसी वजह से मरकज ने 2 अलग अलग हिल काउंसिल बनाए। काले, क्या आपको लगता है ये क्यों होता है कि अक्सर लेह में ये सोचा जाता है कि करगिल कोई इशू को लीड करता है, या करगिल के मामले में कोई इशू आती है तो लेह अक्सर ये करगिल में ये तासुर पाया जाता है कि लेह उसमें टांग अड़ाता है, और लेह का कोई मामला होता है तो करगिल की लीडरशिप, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कई दफा मुदाखलत करने की कोशिश की। ये गैप की वजह क्या है? क्यों ये एक दूसरे का जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो रिमूव नहीं हो पाती? इसमें कौन सी ताकत शामिल है जो इन चीज़ों को होने नहीं दे पाती है? देखिए, हम समझता हूँ ये लेह और करगिल की लीडरशिप है,
उनकी फेलियर है, दोनों से जो दोनों तरफ हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर नहीं पाए, उसमें कहीं ना कहीं गैप रहा, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने क्रेडिट का मसला रहता है काले इसमें कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने उनकी बात मान ली तो हम डाउन हो जाएंगे, या उन्होंने हमारी बात मान ली तो वो डाउन हो जाएंगे, इस टाइप का कोई माइंड सेट रहता है लीडरों के दरमियान? मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल से करगिल और लेह के बीच में कुछ इस तरह का गैप हमेशा से देखा गया है, और कोई भी जो अच्छी बात कहीं से इनिशिएट होता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ गलतफहमी या कुछ ना कुछ शक व शुबा दूसरे रीजन में हमने देखा। तो शायद जेनेसिस का यही है कि पहले लेह और करगिल एक ही डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद शायद मजहब की बिना पर लेह और करगिल को दो अलग डिस्ट्रिक्ट में ये कर दिया गया, डिवाइड किया गया। उसके बाद से शायद थोड़ा बहुत, जैसा कि मैंने कहा, सरकार की तरफ से भी ये रही है कि उनकी कोशिश रही है कि लेह और करगिल को में कुछ ना कुछ दूरी रहे, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो कि सक्सेसफुल स्टेट गवर्नमेंट ने आपने कांग्रेस सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि उनका हमेशा से रहा है कि कोशिश रही है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कायम रखे। एनसी का भी आपने बीच में तस्करा किया। बीजेपी चूंकि नेशनल लेवल पे बीजेपी पे ये इल्जाम है कि वो मुस्लिम मुखालिफ है, या मुसलमानों के दिलों में बीजेपी को लेकर काफी तशवीश पाई जाती है, हिंदुत्व के एजेंडे को वो फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपने बीजेपी, आप कैसे सोचते हैं कि कारगिल में चूंकि मुसलमान आबादी है या लेह की मुस्लिम आबादी है, वो बीजेपी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, या बीजेपी को आपने क्यों चुना? क्योंकि आप लद्दाखी आइडेंटिटी को लेके सामने आए थे, जहां बौद्ध और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी, यानी दो मज़ाहिब के मानने वाले दो कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं। इसके पीछे क्या रीजन थी? तो बिल्कुल सही फरमाइए, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आमतौर पर तस्वुर ये है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के एजेंडे पर चलता है, और ये हिंदुओं का एक सियासी जमात है, ये हर जगह पर ये बात फैलाया गया है। लेकिन हमें एक बात तस्लीम करना होगा, हिंदुस्तान जो है हिंदू मेजोरिटी एरिया है, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर। मेरे ख्याल से बीजेपी पे अलावा कोई भी जो अपने आप को सेक्युलर जमात कहते हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे रीजनल पार्टीज हो, उसमें ज्यादातर हिंदुओं का हमेशा ये रहता है, अक्सरियत भी रहता है, उनका गलबा भी रहता है। तो बीजेपी के बारे में शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि 1947-48 में जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर का जब बंटवारा हो रहा था तो बीजेपी ने इसको काफी संजीदगी से लिया, इसका मुखालिफ किया, जेएनयू को अलग स्टेटस देने के लिए मुखालफत किया। तो वो भी एक वजह है जिसका कि शायद जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, या कुछ हद तक करगिल के लोग भी है, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये है। दूसरी बात जो आपने कहा, बीजेपी ने हमेशा शायद हिंदुस्तान की इंडियन नेशनलिज्म के यानी राष्ट्रीयता को देखते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की, जो 1953 की पोजीशन थी, पहले की पोजीशन थी, उसका मुखालिफत किया, आर्टिकल 370 का मुखालिफत किया। इन बातों को लेके कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में तो इसके बारे में है, और एक तस्वुर आमतौर पर पूरे हिंदुस्तान में ये फैला है क्योंकि ये हिंदुत्व की जो एजेंडा है, आडवाणी जी ने कुछ यहाँ पर राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया था, उनको लेकर कहीं ना कहीं जरूर है, और ये हमारे लिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, लद्दाख में अक्सरियत बौद्धों की है, करगिल में मुस्लिम अक्सरियत है। हम बौद्ध भी हिंदू नहीं, हिंदुओं से बहुत अलग है, हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन में बुद्धिस्ट ज्यादा है और करगिल में। तो बीजेपी के बारे में जो तासुरात है उसके बारे में शक व शुबा लेह में भी है, करगिल में भी है। लेह में भी आम चर्चा हुई थी जब बीजेपी को हमने बनाया था, तो ये उन हिंदुत्व का एजेंडा है, वो बुद्धिस्ट के खिलाफ है। लेकिन हमारा ये मानना है कि बीजेपी अब एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी के तौर पर उभरी है, सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है, कई रियासतों में उनकी हुकूमत है। शायद कुछ इंस्टेंसेस को लेके बीजेपी को ये कह देना कि हिंदुओं की पार्टी है इसलिए कोई मुस्लिम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, माइनॉरिटी उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये सियासी जो एक चल रहा है पूरे देश में, तो उसका एक ये है बीजेपी को दूर रखने की, सत्ता से दूर रखने के लिए। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि संजीदगी से कि कुछ उदाहरण लेके कि अभी जो आप देखते हैं पूरे हिंदुस्तान का नक्शा अगर देखेंगे, सियासी नक्शा देखेंगे, बीजेपी रूल स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो है, बाकी कांग्रेस रूल स्टेट के बाद इस पर बहुत वहाँ है, मुसलमान वहाँ पर जो
कम्युनल राइट्स है वो कम हुआ है। गुजरात का भी नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के गुजरात में इख्तियार संभालने के बाद सबसे कम वहां पर इंस्टेंसेस हुए कम्युनल इसका। वहां पर मुसलमानों का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमने पाया। 3 इलेक्शंस वहां हुए, 3 बार लगातार वो जीतते आ रहे हैं। तो वहां पर मुसलमानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो शायद मेरे ख्याल से शुरू में जो हुआ था, जो वहां पर राइट्स होते हैं, उसके बाद वहां पर बिल्कुल गुजरात में वो नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस रूल स्टेट्स में हो रहे हैं। तो उन सब को देखते हुए हमारा ये मानना है, और लद्दाख का जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के हक में है, तो इसलिए हमने बीजेपी को चुना। तो बीजेपी के बारे में जो बहुत सारे गलत तस्वीरात है वो तो मेरे ख्याल से जानबूझकर एक पॉलिटिकल इसके तारे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो ये फैलाया जा रहा है। तो हमें उस भरम में ना पड़ते हुए हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। कल एक चीज ये बहुत शिफ्ट होते हैं करगिल की तरफ। यहाँ एक लोगों के पास ये तासुर है, क्योंकि करगिल 6 महीने के लिए जोजिला दर्रा इनके लिए बन रहता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी मुकामात पे सरहद के आर पार जो ट्रेड और ट्रेवल का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। यहाँ ये एक तासुर पाया जाता है कि करगिल के आवाम चूंकि करगिल अस्करदो रोड और तुर्तुक और खपूल रोड की बार बार मांग करते रहे हैं। कहा जाता है कि बीजेपी और खासकर श्री थुस्तान सिवांग साहब जो है इसके मुखालिफ हैं। ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। हमने हमेशा सपोर्ट किया है। देखिए ना, अगर हमारा रास्ता यहाँ से स्कर्दो के साथ हो जाता है, जैसे कि उन्होंने कश्मीर से किया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का उन्होंने वहाँ पर रास्ता खोल दिया। ट्रेड और टूरिज्म के लिए अगर स्कर्दो को, हिस्ट्री को हम कभी बदल नहीं सकते, स्कर्दो फरामोश नहीं कर सकते। स्कर्दो हमारा विंटर कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद उस लद्दाख का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, कुछ कब्जा ये हिंदुस्तान के हाथ में रहा। तो उसके बाद से इन दोनों के बीच की आपसी इसकी वजह से कश्मीर का मसला अभी तक बिल्कुल हल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें कश्मीर के मसले में ना सिर्फ ये हिंदुस्तान का मसला है, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान जुटा हुआ है। ये इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेवल के हवाले से आप मुखालिफत नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हमें, बल्कि हम पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये मांग की थी कि हर फोरम में मांग की, पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने ये आइंदा भी मांग करेंगे, आइंदा भी मांग करेंगे कि स्कर्दो रोड यहाँ पर खोलने में हमें बिल्कुल उसमें कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात आपने की थी, शायद मैंने कहा तुर्तुक और खपूल के तुर्तुक खपूली का भी हमने कहा था, वहाँ तुर्तुक के लोगों के सामने बैठ के भी हमने फैसला किया। उसके बाद हम लोगों ने इसको रिकमेंड भी किया, हमने ये बात उठाई भी थी। तो हम कोई भी रूट ट्रेड और इसके लिए खोलने के लिए हमें कोई एतराज नहीं, हम तो इसको वेलकम करते हैं। और इसको मकता है कल इस वक्त कौंसिल के इलेक्शंस करगिल में दस्तक दे रहे हैं, आइंदा एमपी इलेक्शन होने वाले हैं। चलिए, कौंसिल के इलेक्शन के बारे में तो हम करगिल के बीजेपी के पार्टी मेंबर्स से फिर कभी विस्तार से मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। एमपी इलेक्शंस में कारगिल वर्सेस लेह हो जाता है, अक्सर देखा गया है। लेह में क्या है एमपी इलेक्शंस को लेकर? सुनने में आया है कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन अपना एक कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, तो ऐसे मौके पर बीजेपी मदद करेगी? हमारे सामने कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है अभी तक, बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ना किसी की तरफ से भी ऐसी कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई है। मैं समझता हूँ जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, मैं भी इसका सदर रह चुका हूँ, और मेरे ज़माने में हमने पूरी कोशिश की थी कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन को अपोलिटिकल रखा जाए, पॉलिटिक्स में इसको डायरेक्ट कोई ये ना हो। हाँ, ये सही है कि जब भी पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, लेह और करगिल के बीच में ये काफ़ी एक कशीदगी पैदा हो जाती है, और इस मसले को लेकर काफ़ी जो एक वजह पहले शुरू में हमने बात की थी, दोनों दरमियान के दोनों हितों के दरमियान गैप होती है, शायद ये भी पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक ऐसा गैप है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मांग की थी कि लद्दाख खित्ते में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी चाहिए, करगिल का अलग से एक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में, और लेह में अलग से मिलनी चाहिए, ताकि ये कम से कम इस बहाने पे लोगों के दरमियान फसाद ना हो। बिल्कुल फसाद ना हो, और दूसरी बात नुमाइंदगी मिले, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लद्दाख का खित्ता जो है शायद मुल्क का सबसे स्ट्रेटेजिकली और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से सबसे जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर लोगों को नुमाइंदगी मिलना, हाईएस्ट जो डेमोक्रेटिक
पॉलिटी है हमारी देश की, तो उसमें मिलना ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा मांग की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बारे में जिस तरह से यहाँ पर ये खला पैदा होती है या इसको एक इश्यूज को अलग तरह से ये बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम, ले वर्सेस करगिल, उस तरफ की ये करने की कोशिश, ये सियासी जमात जो है उन्होंने खुद बनाया है अपने वोटों के लिए, अपने जाती मुफाद के लिए उन्होंने इस तरह की बात करी। काले लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जिस तरह यहाँ इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट है, इस्लामिया स्कूल है, इनके अपने अपने सपोर्ट हैं लीडर्स को, वैसे ही लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का सपोर्ट किसकी जानिब ज्यादा है? का थोपस्तान सवाम की जानिब ज्यादा है या नवांग रिगजिनजोरा की जानिब ज्यादा है? नहीं, ये बहुत मेरे ख्याल से ये सवाल ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा, मैं तो इस हक में हूँ कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जैसे जो मजहबी तंजीम है उनको पॉलिटिकल रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होती। यानी आप इस चीज को पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि चाहे मेरे हक में भी अगर वो कहना चाहे तो मैं ना तो वो हक हासिल करना चाहूंगा, ना मैं इस हक में रहूंगा कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। आप नवांग रिगजिनजोरा साहब बहुत क्लोज साथियों में से रहे हैं, आप दोनों का एक माजी रहा है, आज क्यों आप लोग आमने सामने, उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? बुनियादी वजूहत एक ही है। जब हमने लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट बनाया था तो हम सब ने मिल के ये ख्वाब देखा था, बल्कि लद्दाख के लोगों के साथ एक तरह से वादा था कि जब तक हम इस मकसद में कामयाब नहीं होते हैं हम इस एकता को नहीं तोड़ेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे लेके हम इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवांग रिगजिनजोरा उन लीडर्स में से थे जिन्होंने लद्दाख के लोगों के साथ किया हुआ वादा तोड़ा और कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करके हमारे जो यूनिटी है उसको तोड़ा। उसके बाद इसी चीज के सिवा हमारे बीच जाति बिल्कुल किसी तरह की रंजिश नहीं है, किसी तरह का ये। उसके बाद भी वो इलेक्शन जीते, लोगों का फैसला उनकी जानिब किया, क्या वजह थी? क्या वो यूटी के फैसले से नाराज थे या फिर नवांग रिगजिनजोरा की पॉपुलैरिटी काले थोपस्तान सवाम से ज्यादा होगी? मैं जैसा कि आप जानते हैं लेह का जहां तक ताल्लुक है, लेह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जहां तक ताल्लुक है, उनका पहला एजेंडा यूटी है अभी भी। बावजूद इसके उन्होंने वो प्लेटफॉर्म तोड़ा, लेकिन मजबूरन उनको अपने मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडे में सबसे पहले नंबर पर यूटी को रखना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है। अच्छा। क्योंकि लोगों में कोई तब्दीली नहीं है, लोग यूटी के हक में है। जिस तरह यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी राग अलापते हैं कि हमें ग्रेटर लद्दाख चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो लोगों को अपील करती है, जिस तरह से वोट हासिल करती है, उस तरह का स्लोगन लेके वो लोग चलते हैं। लेकिन इस तरह की दोहरी नीति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है। हमारा जो रास्ता अलग अलग इसी वजह से हुआ और कोई इसके अलावा कोई इसमें जाति कोई मुफाद नहीं था। तो ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ कोई जाति प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आइडियोलॉजी की आवाम को जिस तरह से उन्होंने जिस तरह अपने जाति मुफाद के लिए लद्दाख के लोगों के साथ किया गया मुआहदा उन्होंने तोड़ा, इस प्लेटफॉर्म को तोड़ा, इस यूनिटी को तोड़ा, इसके लिए जिम्मेदार मैं उनको मानता हूँ और इसीलिए हम लोग अलग अलग रास्ते पे। आपने आज एक बहुत बड़ी बात कही कि लेह कांग्रेस और करगिल कांग्रेस के बीच में भी कुछ टसल्स हैं, किस बुनियाद पर कही? देखिए, कभी मैंने नहीं देखा कि लेह का हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो करगिल में आके कांग्रेस की प्लेटफॉर्म से उन्होंने लोगों को यहाँ पर खिताब किया हो। उनके बीच में कोई इंटरेक्शन मैंने नहीं देखा। करगिल कांग्रेस जो कि अभी रिजुवेनेट हुआ है, असगर कांग्रेस में आए हैं, बल्कि उनके साथ हमारी नोकझोंक होती रहती है। हमारी काफी बहुत अच्छा रिलेशन है, बावजूद इसके हमारे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उसके बावजूद हमारा जाती ताल्लुकात बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी उन्होंने भी यू टर्न लिया, पहले उनका बिल्कुल अपोजिट इनका व्यू होता था। वो चाहे जो भी मकसद है, जिस मकसद से भी कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन अजीब बात है कि एक खित्ते के होते हुए, एक पार्टी के होते हुए आपस में कोई ना होना, ये मेरी समझ से बाहर है। यानी इनमें आपस में नहीं बन पा रही है, जिस वजह से आपने कहा। ऑब्वियसली लगता है कोई काले करगिल के अवाम और लेह के अवाम, जो कि आज आपको करगिल के अवाम भी देख रहे हैं, पहली दफा श्री थोपस्तान सवाम साहब को करगिल टाउन में भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए से, और बहुत सारे करगिल के अवाम अब राय कायम करेंगे कि थोपस्तान साहब कैसे हैं, क्योंकि करगिल में थोपस्तान साहब जो है
एक करगिल मुखालिफ, एक बहुत ही कम्युनल इंसान, मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, और करगिल के बारे में मनफी सोच रखने वाले इंसान के हिसाब से आपको जाना जाता है या आपके बारे में एक राय कायम है, उसकी क्या वजूहत समझते हैं? आपकी नज़र में क्या समझते हैं कि उसकी क्या वजह रही होगी? उसकी वजह तो साफ है, सियासी इसमें यही है, मकसद है, सियासी मकसद है। शायद मैं करगिल के लोगों से उतना रजू नहीं हो पाया हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद भी 5 साल में नुमाइंदगी करता रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं ज़्यादा दौरा कहीं नहीं कर सका। तो एस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिस तरह मुझे जाना चाहिए था, करगिल के हर गांव में, हर मोहल्ले में जाना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। लोगों के साथ उस तरह का रिश्ता नहीं कान पर पड़ पाया। तो मेरे बारे में जो कुछ अफवाह जो सियासी मकसद रखने वाले लोग उन्होंने फैलाए, तो वो यहाँ पर हुआ। वो आप नहीं है, जो राय कायम हुई है वो आप नहीं। मैं ये लोगों पर छोड़ता हूँ, करगिल के लोगों पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग में खित्ते लद्दाख की नुमाइंदगी करते हुए करगिल के मसाइल पर भी गुफ्तगू की, लेह के मसाइल पर भी गुफ्तगू की। उस वक़्त आपने करगिल के बहुत सारे मसाइल को लेकर बातचीत की। आइंदा भी क्या आप, और आइंदा आपके मुस्तकबिल में, आइंदा आने वाले दिनों में आप करगिल के मसाइल को किस हद तक लीड करने की कोशिश करेंगे? जैसा कि आपने कहा है आज, जैसा आज यहाँ पे हुआ है, मैंने वादा किया लोगों के, मैं उस वादे को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी कह देना, साफ कर देना चाहता हूँ कि आज तक लद्दाख में हमने जिस मांग को भी लेकर हमने जिद्दोजहद की, उसमें करगिल को लेह से कभी नहीं अलग रखा। चाहे हिल काउंसिल के मामला हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का मसला हो, चाहे बिजली की मुहैया करने की बात हो, छुतक प्रोजेक्ट, और ये हमारी एफर्ट की वजह से ये हुआ है। करगिल में आप जानते हैं इस बारे में कोई एजिटेशन यहाँ नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं रखी गई करगिल की लीडरशिप के जरिए। जो कुछ हुआ लेह खित्ते में हुआ, और हमने जब जो भी मांग उठाई, चाहे रियासत सरकार के हो चाहे मरकजी सरकार के साथ हो, लद्दाख खित्ते की बात की है, लेह और करगिल को अलग करके कभी नहीं किया। आइंदा भी करते रहेंगे। 5 साल तक, तकरीबन 9 साल तक मैं लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बनने के बाद में उसकी नुमाइंदगी करता रहा। मेरे किसी तरह का भेदभाव चाहे मजहब की बिना पर या उस बिना पर नहीं किया। एक भी आदमी अगर कह दे 9 साल मेरे हिल काउंसिल का कायदा करते हुए किसी के साथ मैंने इस बिना पर ये भेदभाव किया हो कि वो मुसलमान है, वो बौद्ध हो या इस जात से ताल्लुक रखने वाला, शायद आपको नहीं मिलेगा। और करगिल और लेह के बीच में एमपी के दौरान मैंने पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, जो मुझे एमपी एरिया डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट फंड का है, मैंने यहाँ के जो मजहबी तंजीम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गाँव वाले हैं, जो भी मेरे पास आए, जो उसका लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से मैंने फंड मुहैया की है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बावजूद इसके कि मैं करगिल में ज़्यादा लोगों के साथ रफ्ता नहीं रख पाया जिस तरह से मैंने लेह में रखा। और लेह में वजह यही थी क्योंकि मैं एमपी बनने से पहले और काउंसिल की क़यादत करने से पहले भी मैं किसी न आवाम के दरमियान था, तो इसलिए शायद मेरा रास्ता लेह के साथ ज़्यादा रहा, करगिल में उतना नहीं हो पाया। काले बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत खुले जहन के साथ गुफ्तगू की, और कुछ तल्ख सवालात भी मैंने आपसे किए जिसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये साफ करना बहुत ज़रूरी था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये वक्त दिया, मौका फराहम किया। आइंदा भी आपसे मिलते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप बेहतर रहें, आपकी सेहत सही रहे और आप पूरे खित्ते लद्दाख की तर्जुमानी करते हुए सियासत और मुल्क के ऐवानों में फिर से खड़े हो सकें। नाजरीन, ये थे श्री थुप्तान चौहान साहब, जिनके साथ इस वक्त हम अपना फेस टू फेस टॉक कर रहे थे। कैमरा लाइन पे मौजूद थे मोहम्मद इसहाक, हुसैन इब्न खालू और फिरोज खान साहिल, और मैं सजाद करगिली को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।